हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, यूनियन बजट 2024 जो है ये अनाउंस कर दिया गया है। और ये बजट जो है ये एक इंटीरिम बजट है। इंटीरिम बजट का मतलब क्या होता है? जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तब सरकार जो है वो टेम्पररी बजट लेके आता है, जिसकी वैलिडिटी जो है वो 4 मंथ्स की होगी। तो इस वीडियो में हम लोग ये जो इंटीरिम यूनियन बजट 24-25 आया है, इसका अनाउंसमेंट जो है ये 1 फरवरी को किया गया पार्लियामेंट में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। अब इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या हाइलाइट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट की सेक्टर्स है जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ बड़े चेंजेस लाए हैं या उनके एरिया ऑफ फोकस जो है वो रखे हुए हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं कि मोटो क्या है। मोटो यहाँ पे रखा गया है सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है ये सबका प्रयास से जो है एक नेशनल अप्रोच लेके जा रहा है। और वही अप्रोच के साथ जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया इंटरिम यूनियन बजट 24-25 पार्लियामेंट में। तो उनकी जो स्पीच थी, उन्होंने बोला कि इंडिया की इकोनॉमी में हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले हैं पिछले कुछ 10 सालों में। अब उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है अब इसका मेन एम है कि हम भारत को कैसे विकसित कर सकते हैं। तो हमारा एम जो है वो ये है कि हमें इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। करंटली इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें इंडिया को और डेवलप करना है, उसे विकसित भारत बनाना है बाय द ईयर 2047। एंड हमारा जो फोकस है, गवर्नमेंट का जो फोकस है, वो है सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास। तो अगर हम बात करें इस बजट जो है, ये स्पेशली ना हमें एक आइडिया देता है कि पूरे एनुअल फाइनेंशियल ईयर जो है, अगर हम बात करें तो इसमें कैसे जो है चीजें होने वाली है। अब फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल से होता है। और एंड कब से होगा? 31 मार्च को जो है ये एंड हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट जो है यहाँ पे फोकस्ड है जीडीपी के ऊपर। अब ये जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, इसका मतलब है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। ये हमें याद रखना है। अब चलिए समझते हैं कुछ एकदम मेन पॉइंटर्स जो इस बजट के थे। अब बजट जो है ये एक डेफिसिट बजट था, फिस्कल डेफिसिट बजट था। अब बजट के ना 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सरप्लस, एक होता है बैलेंस्ड, और एक होता है डेफिसिट। ठीक है, तो समझ लेते हैं फटाफट डेफिसिट का मतलब क्या होता है। सरप्लस मतलब कि जहां पे रेवेन्यू जो है ये ज्यादा है, एक्सपेंडिचर जो है ये क्या है, सरकार का कम है। अगर दोनों चीजें इक्वल है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, तो हम उसे बैलेंस्ड बोलते हैं। और जहां पे रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो वो बजट क्या बनता है? डेफिसिट बजट। अब काफी टाइम से हमारी सरकार जो है वो डेफिसिट बजट लेते आ रही है, ताकि देश की प्रगति जो है वो हो सके। तो हम काफी सारे लोन्स एंड एडवांसेस भी जो है लेते आए हैं। बट अभी ये देखने को मिला है कि जो रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट है, ये गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस जो है उसका जो गैप है वो कितना है? 5.8% ऑफ द जीडीपी, जो 23-24 के लिए रहा था। एंड फिस्कल डेफिसिट नेक्स्ट अपकमिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 एक्सपेक्टेड है कि होगा 5.1% ऑफ द जीडीपी। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा डेफिसिट जो है वो कम कर रहे हैं। तो डेफिसिट जो है, टारगेट क्या हमने सेट किया है 2026 के लिए, कि हम ये जो डेफिसिट का रेशियो है, पहले 5.8 था, अब हमने 5.1 का टारगेट रखा है अपकमिंग ईयर के लिए। और फिर हम उसके बाद वाले ईयर के लिए जो है टारगेट कर रहे हैं कि हम बिलो 4.5% ऑफ द जीडीपी में चले जाए। जिससे होगा क्या? हमारे डेफिसिट कम होते जाएगा। डेफिसिट मतलब क्या? कि खर्चा ज्यादा है। अब ये खर्चा ज्यादा है, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे हमें क्या लेने पड़ते हैं? लोन्स एंड एडवांसेस लेने पड़ते हैं, क्रेडिट लेना पड़ता है अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट से। अब जैसे ही ये अमाउंट कम होते जाएगा, वैसे वैसे जो है हम धीरे धीरे करके बैलेंस की तरफ बढ़ते जाएंगे। और सरकार का खर्चा जो है लोन रिपेमेंट में, ये भी क्या होते जाएगा? कम। तो एक मेजर अनाउंसमेंट करी गई जहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि वो विड्रॉ करने वाली है आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स की डिमांड अप टू ₹25,000 for the fiscal year 2009-10 एंड अप टू ₹10,000 फॉर द फिस्कल ईयर 10-11 से लेके 14-15 तक। ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो डायरेक्ट टैक्सेस का जो है वो पेमेंट करते हैं।
अब आगे चल के हम देखेंगे कि क्या क्या डायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या चेंजेस हुए हैं। हम बजट के सारे की फैक्टर्स जो है वो समझेंगे। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि की एरियाज क्या थे फोकस के। अब गवर्नमेंट जो है वो एम कर रहा है सोशल जस्टिस के ऊपर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बोल रहे हैं कि हमें फोकस करना है 4 मेजर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के ऊपर, ताकि उन्हें प्रॉपरली सोशल जस्टिस जो है वो मिल सके। उसमें से पहला जो है वो आता है गरीब लोग, पुअर लोग, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है वुमेन, दैट इज महिलाएं। उसके बाद है यूथ। अब इंडिया तो वैसे भी यंगिस्तान है, तो यूथ को जो है सोशल जस्टिस मिल सके। एंड अन्नदाता, दैट इज द फार्मर। ये हमारे क्या होने वाले हैं, 4 मेजर कास्ट होने वाले हैं फॉर द सोशल जस्टिस। नेक्स्ट जो है गरीब कल्याण, देश का कल्याण। अब गवर्नमेंट जो है एम कर रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग स्कीम्स लेके आनी पड़ेगी, ताकि जो पॉवर्टी है ये क्या हो सके, कम हो सके। तो गाइज अगर हम देखें तो काफी सारे इंडेक्सेस जो है रिलीज करे जाते हैं। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये रिलीज किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग ने इसे रिलीज किया था, जिसके हिसाब से पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है हाईएस्ट जो है कहाँ पे है, बिहार में है, और सेकेंड हाईएस्ट यूपी में है, और बहुत सारी जगहों में है। अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनता कैसे है, फैक्टर्स लिए जाते हैं कि एजुकेशन फैसिलिटीज कैसी है, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज जो है ये कैसी है, और देखा जाता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास बेसिक एसेट्स है। एसेट्स मतलब कि लैंड बिल्डिंग वगैरह नहीं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, उसके अलावा जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गया। तो बेसिक कुछ एसेट्स किसके पास है, तो गवर्नमेंट जो है ये असिस्ट कर रहा है 25 करोड़ पीपल को आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन द लास्ट 10 years। ये हमारा वन ऑफ द मेन एम रहा है कि ये 3 चीजें जो है लोगों को मिल सके। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जो है प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स जो है वो ओपन करवा रहे हैं, दैट इज बेसिक जीरो बेस्ड अकाउंट्स जो है ओपन हो रहे हैं। उसके अलावा पीएम स्वनिधि जो है ये क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रीट वेंडर्स को, बिकॉज इनको लोन मिलना डिफिकल्ट होता है, इनका कोई प्रॉपर जो है वी कैन से पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। तो इसीलिए क्रेडिट असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि उनका बिजनेस और एक्सपांशन जो है वो हो सके। तो 2.3 लाख यूजर्स को जो है यहाँ पे क्रेडिट फॉर द थर्ड टाइम जो है वो मिला है। और ये इससे बेनिफिट कितने लोग हुए हैं, 70 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो बेनिफिट हुए हैं। उसके अलावा पीएम जनमान योजना, जिसका मेन एम है कि डेवलपमेंट करना स्पेशली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीवीटीजी, मतलब कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। उसके अलावा इस साल 15 अगस्त को जब 2023 में इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था, तब प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना जो है ये अनाउंस किया था। एंड जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आर्टिसंस को एंड क्राफ्ट्समैन को, जो अलग अलग ट्रेडिंग एक्टिविटीज में क्या है, इन्वॉल्व है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फार्मर्स के लिए क्या अनाउंसमेंट हुआ है। अन्नदाता के लिए अनाउंसमेंट हुआ है कि पीएम किसान सम्मान योजना जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ऑलमोस्ट 11.8 करोड़ फार्मर्स को। और पीएम फसल बीमा योजना के तहत क्रॉप्स का इंश्योरेंस दिया जाएगा टू 4 करोड़ फार्मर्स। हमें देखने को मिलता है कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, वेदर चेंजेस की वजह से काफी सारी बार क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पे फार्मर्स जो है और डेप्ट रिडन हो जाते हैं और सुसाइड्स हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए क्रॉप इंश्योरेंस जो है ये दिया जाएगा पीएम फसल बीमा योजना के तहत। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट सेटअप करी जाएगी, जहां पे इंटीग्रेटेड 1361 मंडीज होंगी जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी 1.8 करोड़ फार्मर्स को, जहां पे से ट्रेडिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, और यहाँ से फार्मर्स जो है डायरेक्टली सेलिंग भी कर पाएंगे। तो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपीस का होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं वुमेन के लिए क्या खास बात हुई है, दैट इज नारी शक्ति के लिए मोमेंटम सेटअप करा जा रहा है। तो 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स जो है ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुद्रा का मतलब क्या होता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रूरल। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो छोटी छोटी कंपनीज है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स है, इनको क्या मिलेगा, यहाँ पे योजनास मिलेंगी ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस जो है ये सेटअप कर पाए। उसके बाद फीमेल एनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन जो है इसमें हो गया है 28% से राइज।
अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेम कोर्सेस में अब गर्ल्स एंड वुमेन कॉन्स्टिट्यूट करेंगी 43% ऑफ द एनरोलमेंट, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड में। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड ओवर 70% ऑफ द हाउसेस जो है पीएम आवास योजना के तहत जो दिए जा रहे हैं, ये जो है आवास योजना बेसिकली हाउसिंग फैसिलिटीज के लिए है, तो ये वुमेन को दिए जा रहे हैं स्पेशली रूरल एरियाज के द्वारा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे पीएम आवास योजना, एज आई टोल्ड यू ग्रामीण, दैट इज रूरल एरियाज के लिए। आवास योजना जो है यहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटीज के लिए इसीलिए दी गई बिकॉज काफी रूरल एरियाज में अभी भी कच्चे हाउसेस है, तो वो पक्के हाउसेस हो सके, इसीलिए ये आवास योजना लॉन्च करी गई थी, जहाँ पे टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउस होल्ड्स जो है स्पेशली रूरल एरियाज का सेटअप किया गया है, और इसी को हम जल्दी अचीव कर लेंगे। एंड 2 मोर करोड़ हाउसेस जो है ये टेकअप किए जाएंगे इन द अपकमिंग नेक्स्ट 5 years। उसके बाद ग्रीन एनर्जी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा बहुत, ग्रीन एनर्जी, बिकॉज हम जैसे देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, तो अब धीरे धीरे करके हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोज ग्लासिफिकेशन एंड लिक्विडिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 100 MT जो है ये सेटअप किया गया है कि हम इसे 2030 तक क्या कर लेंगे, पूरा सेटअप कर लेंगे। उसके अलावा फेस्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग होगा कंप्रेस्ड बायोगैस दैट इज सीबीजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी का, ताकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी हो सके। एंड डोमेस्टिक पर्पसेस में यहाँ पे सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस दैट इज पीएनजी का इस्तेमाल जो है ये हो सके। उसके बाद रूफटॉप सोलराइजेशन ऑफ द मुफ्त बिजली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मुफ्त बिजली दी जाएगी एंड सोलराइजेशन होगा। अब गाइस अगर हम एनर्जी की बात करें तो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी है थर्मल एनर्जी से जनरेट होती है, मतलब कि कोल से। अब बिकॉज कोल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है और उससे जो है पोल्यूशन भी होता है, अब इंडिया जो है किसकी तरफ मूव कर रहा है, सोलर एनर्जी, मतलब कहाँ से एनर्जी आएगी, सन से। तो हमारा एम ये है कि हम रूफटॉप सोलराइजेशन करें और मुफ्त बिजली भी हम लोग प्रोवाइड करें। ये दी जाएगी 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को, ताकि वो 300 यूनिट्स जो है उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी हर मंथ के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे हम अचीव कर पाएंगे, रूफ टॉप सोलराइजेशन से। और हर एक हाउस होल्ड जो है एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो एनुअली 15,000 से लेकर के 18,000 तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है सेव करेगा, बिकॉज जैसे ही सोलराइजेशन हो जाएगा सोलर एनर्जी से, वो यहाँ पे उन्हें जो है फ्री में बिजली मिलती रहेगी अप टू 300 यूनिट्स। नेक्स्ट है एविएशन सेक्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है एविएशन। एयर ट्रांसपोर्ट दैट इज एयरप्लेन्स को लेके होता है। अब एविएशन सेक्टर में नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स जो है कंट्री में डबल हो गए हैं टू 149, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 517 न्यू रूट्स जो है बनाए गए हैं, जो कैरी कर रहे हैं 1.3 करोड़ पैसेंजर्स को। एंड इंडियन कैरियर्स जो है यहाँ पे अलग अलग एयरक्राफ्ट लेके आ रहे हैं, ताकि एयर ट्रांसपोर्ट से हम लोग जो है गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट कर सके। तो न्यू ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं फॉर ओवर 1000 न्यू एयरक्राफ्ट्स। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, जहाँ पे हमने कुछ चीजों को हाईलाइट किया है, कुछ यहाँ पे हम लोगों ने बोला गया है कि कैसे हम चीजों को हाईलाइट करेंगे। और आयुष्मान भारत, अब आयुष्मान भारत जो है ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, जहाँ पे ये स्कीम जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये हेल्थ कवर क्या प्रोवाइड करेगा, उन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। एंड एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग जो है इसके लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है लॉन्च किया गया है। अब इससे 38 लाख फार्मर्स बेनिफिट होंगे और 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जैसे कि हम सब जानते हैं इस वक्त जो है एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होते जा रहा है। एंड अगर हम डेटा के हिसाब से देखिए गाइस, तो हमारे देश में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है फार्मर्स के लिए इसीलिए लॉन्च किया जा रहा है, ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट हम प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना जो है लेके आ रहे हैं, जो असिस्ट करेगी 2.4 लाख एसटी को एंड 60,000 इंडिविजुअल्स को, ताकि उन्हें क्रेडिट जो लिंकिंग्स है ये मिल सके। नेक्स्ट जो है गाइस वो है
रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर कैटलाइजिंग ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा देश जो है अब धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी में एडवांस होते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके हमारा एम यही है कि देश जो है ये इतनी डीप टेक टेक्नोलॉजीज को स्ट्रेंथन कर दे कि हमें जो हमारा रिलायबिलिटी है दूसरे कंट्रीज के ऊपर टेक्नोलॉजी के लिए, ये हम धीरे धीरे करके क्या कर दे, कम कर दे। तो इसी के लिए अ कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ एस्टैब्लिश किया जा रहा है विद द 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन दी जाएगी और ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट फ्री होगी। एंड ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए या रीफाइनेंसिंग के लिए दी जाएगी, जिसके टेन्योर्स जो है वो लंबे होंगे और इंटरेस्ट या तो बहुत लो होंगे या तो नहीं होंगे। तो ये स्कीम जो है लॉन्च करी जा रही है ताकि हम देश में टेक्नोलॉजी जो है इसे और अच्छा कर सके, स्पेशली फॉर द डिफेंस पर्पसेस, और फिर धीरे धीरे करके हम आत्मनिर्भर जो है वो बन सके। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स को लेके भी है। तो एफडीआई का फ्लो हमें जो है यहाँ पे एक बड़ा जंप देखने को मिला है। एफडीआई इनफ्लो 2014 से लेके 23 तक जो था वो था यूएसडी 596 बिलियन। अब ट्वाइस हो चुका है यहाँ पे, ये 14 में से के बाद ट्वाइस जो है हमें एफडीआई इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टूरिज्म के सेक्टर पे। अब टूरिज्म के सेक्टर में भी हमें बहुत बड़े अचीवमेंट्स जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि काफी सारे स्टेट्स जो है उन्हें इनकरेज किया जा रहा है कि आप लोग टूरिस्ट सेंटर्स जो है वो बनाइए और फिर उसी से ब्रांडिंग और मार्केटिंग करिए। वन सच एग्जाम्पल इज, आओ कभी गुजरात में कैसे कैसे जो है टूरिस्ट सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे और एक फ्रेमवर्क जो है सेट किया जाएगा जहाँ पे टूरिस्ट सेंटर्स को रेट किया जाएगा। ये रेटिंग जो है उनकी क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज पे दी जाएगी जो वहां पे एस्टेब्लिश करी जाएंगी। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि ये सारे टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए उन्हें जो फाइनेंस चाहिए, डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंस चाहिए, वो अवेलेबल किया जा सके। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स इन द स्टेट्स फॉर द विकसित भारत। अब विकसित भारत का मतलब है हम धीरे धीरे करके प्रगति कर रहे हैं और इसीलिए अ प्रोविजन ऑफ 75,000 करोड़ रुपीस जो है डाला गया है एज इंटरेस्ट फ्री लोन। अब ये दिया जाएगा एंड ये लिंक्ड रिफॉर्म्स होंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हम लोग कुछ देख लेते हैं फॉर द ईयर 23-24। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो है, अब यहाँ पे टोटल रिसीट्स जो है अदर देन द बोरोविंग्स जो है वो होने वाले हैं 27.56 लाख करोड़, आउट ऑफ विच टैक्स रिसीट्स सबसे बड़ा रिसीट है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज 23.24 लाख करोड़। हमें एक रिमार्केबल इंक्रीज देखने को मिला है टैक्स पेयर्स में। ये निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट स्पीच में हाईलाइट किया था, जो एक बहुत अच्छी बात है। एंड हमारा जो एक्सपेंडिचर है ये होने वाला है 44.90 लाख करोड़। रेवेन्यू रिसीट जो है ये एक्सपेक्टेड है कि हायर होंगे बजट एस्टिमेट से, जो अगेन एक बहुत अच्छी बात है बिकॉज ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है हमारी इकोनॉमी में और हम लोग जो है धीरे धीरे करके फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिस्कल डेफिसिट जो है ये एक्सपेक्टेड है 5.8% of the GDP for the year 23 and 24। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी यहाँ पे बात करी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने एक बहुत ज्यादा जो है अमाउंट रिलीज किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बजट हम बोल सकते हैं मोस्टली कैपिटल बजट है, जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इंक्रीज किया गया है बाय 11.1%। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11.1% से इंक्रीज किया गया है, दैट इज जीडीपी का 3.4% हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है बढ़ा दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेलवेज के लिए भी हम लोगों ने जो है कुछ कॉरिडोर प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जो होंगे 3 मेजर कॉरिडोर प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे। पीएम गति शक्ति, हमें स्कीम्स के नेम कुछ कुछ याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। तो पीएम गति शक्ति स्कीम के तहत हम लोग जो है 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स जो है वो लेके आएंगे। अब इससे होगा क्या? लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ये क्या होगा? कम होगा। अब ये किसके लिए होगा? एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स, ये 3 मेन एरियाज होंगे ताकि पोर्ट कनेक्टिविटी जो है इंप्रूव हो सके एंड जो कुछ हेवी डेंसिटी कॉरिडोर्स है उन पे बर्डन जो है क्या हो सके? कम हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट
40,000 नॉर्मल रेल बोगीज जो है ये कन्वर्ट किए जाएंगे टू द वंदे भारत स्टैंडर्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 40,000 जो नॉर्मल जो हमारी ट्रेन्स होती है उनकी बोगीज को वंदे भारत के स्टैंडर्ड में हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद गाइस हम लोग आ जाते हैं टैक्सेशन पे। तो टैक्सेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों में हमें देखने को मिला है। अब इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि व्हाइट पेपर जो है निर्मला सीतारमन जी ने बोला हुआ है ये भी प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में, तो ये भी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि सेम टैक्स रेट होंगे फॉर द डायरेक्ट चेंजेस। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब देर इज नो चेंज इन स्लैब रेट, हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। अब डायरेक्ट टैक्सेशन में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है कि जो कलेक्शन है ये बढ़ गया है, ट्रिपल हो गया है। और रिटर्न फाइलर्स जो है 2.4 टाइम से इंक्रीज हुए हैं इन द लास्ट 10 इयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकम टैक्स रिटर्न, अब ये आईटीआर रिटर्न जो है इसके फाइलर्स जो है इंक्रीज हुए हैं 2.4 टाइम्स। अब गवर्नमेंट जो है ये टैक्स पेयर के लिए सर्विसेज जो है इंप्रूव करने वाला है। तो समझते हैं कि कैसे। अब आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड्स जो है जो 25,000 तक थी, जो पर्टेन कर रहा था फ्रॉम द ईयर 2009 टू 10, इसे विड्रॉ कर लिया गया। उसके बाद अगर 10,000 तक था फ्रॉम द फिस्कल ईयर्स 2010 से लेके 14-15 तक, इसे भी विड्रॉ कर दिया गया। और इससे 1 करोड़ टैक्स पेयर्स जो है गाइस बेनिफिट हो रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्सेस थे, अब इसे इन शॉर्ट क्या कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है। उसके अलावा स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, टैक्स के बेनिफिट्स स्टार्टअप्स को दिए गए हैं, जहां पे वो इन्वेस्टमेंट्स जो करेंगे सोवेरियन वेल्थ फंड्स में या पेंशन फंड्स में, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 31 मार्च 2025। ठीक है। उसके अलावा टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो किया गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस यूनिट्स के द्वारा। इट हैज बीन एक्सटेंडेड by a year from 31 to 3 2025 फ्रॉम जो प्रीवियस डेट इस साल का था, इसे हमने नेक्स्ट ईयर जो है वो शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम आ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो मेजर ये है सोर्स है वो है जीएसटी। अब प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे जीएसटी के बारे में भी काफी सारी बातें बोलते आए हैं एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है प्रपोज किया है कि जीएसटी के टैक्स रेट्स जो है वो सेम होंगे फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज के लिए भी। अब जीएसटी जो है ये यूनिफाइड हाईली फ्रेगमेंटेड इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम है इंडिया। अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो जो एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है ये डबल हो गया है टू 1.66 लाख करोड़ रुपीस दिस ईयर। जीएसटी का टैक्स बेस भी डबल हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज देश में टैक्स इवेजन जो है ये क्या होते आ रहा है, कम होते आ रहा है। उसके अलावा स्टेट एसजीएसटी जो है रेवेन्यू इंक्लूडिंग द कॉम्पेंसेशन जो स्टेट्स को रिलीज किया गया था, ये इंक्रीज हो गया है टू 1.22% इन द पोस्ट जीएसटी पर्सन के कंपैरिजन में देखें तो हम 94% ऑफ द इंडस्ट्री लीडर्स जो है ये ट्रांजिशन टू जीएसटी इसे लार्जली पॉजिटिव ट्रांजिशन जो है वो बोल रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में हमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल रहा है। और जीएसटी जो है इसने कंप्लायंस के जो बर्डन है टैक्स का जो कंप्लायंस का बर्डन है ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री के ऊपर कम कर दिया है। उसके अलावा अब यहाँ पे लॉजिस्टिक के कॉस्ट्स एंड टैक्सेस जो है जैसे कम हो रहे हैं, इससे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जिससे कस्टमर्स का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टैक्स रैशनलाइजेशन एफर्ट्स ओवर द ईयर। तो क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है नो टैक्स लाइबिलिटी फॉर इनकम अप टू ₹7 लाख अप फ्रॉम ₹2.2 लाख जो 2013-14 में हुआ करती थी। मतलब 2013-14 में अगर आपकी इनकम 2.2 लाख रुपीस तक है तो ही आपको टैक्स नहीं पे करना है, बट अभी 2024 में ये यहाँ पे नो टैक्स लाइबिलिटी हम लोगों ने इनकम कहाँ तक कर दी है, 7 लाख रुपए तक कर दी है। उसके अलावा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन थ्रेशोल्ड जो है वो रिटेल बिजनेस के लिए इंक्रीज किया गया है। पहले 2 करोड़ था, अब न्यू थ्रेशोल्ड जो है ये 3 करोड़ है। ये बिजनेस को बहुत ज्यादा क्या करेगा, फायदा जो है वो करेगा बिकॉज ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन थ्रेशोल्ड होता क्या है कि अगर कोई भी बिजनेस का टर्नओवर अगर 2 करोड़ से कम है, अब ये क्या हो गया है
3 करोड़ रुपए जो है वो हो गया है, जिससे क्या होगा, उन्हें टैक्सेशन के बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोफेशनल्स के लिए भी ये चीज इंक्रीज करा गया है। पहले 50 लाख रुपीज थी, अब 75 लाख रुपीज जो है वो हो गई है। उसके अलावा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है इसे डिक्रीज किया गया है। पहले 30% था, अब इसे डिक्रीज किया गया है टू 22%। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये 30% से जो कॉर्पोरेट टैक्स है इसे रिड्यूस किया गया है 22%। इससे बहुत सारी कंपनीज जो है क्या होंगी, बेनिफिट होगी। एंड ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट जो है ये 15% किया गया है फॉर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी उनके ऊपर जो टैक्सेशन लगाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 15% जो है वो होगा। ये कुछ मेजर अपडेट्स है। इससे डेफिनेटली कंपनीज जो है अब अफेक्ट होंगी, अफेक्ट पॉजिटिव वे में होंगी, क्योंकि उन्हें टैक्सेशन जो है वो कम भरना है। अब अचीवमेंट्स क्या देखने को मिले हैं हमें टैक्स पेयर सर्विसेज में, ये समझ लेते हैं। तो जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है टैक्स रिटर्न का, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10 डेज। 2013 और 14 में ये 93 डेज हुआ करता था, अब हमने इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया है गाइस, 10 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम समय जो है हम लोग ले रहे हैं अब टैक्स रिटर्न्स के लिए। उसके अलावा फेसलेस असेसमेंट होता है और अपील इंट्रोड्यूस करी गई है, और ताकि एफिशिएंसी ग्रेटर हो सके, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। उसके अलावा अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न्स है, न्यू फॉर्म 26AS एंड प्रीफिल्ड टैक्स रिटर्न्स जो है वो लाए गए हैं, ताकि जो रिटर्न फाइलिंग्स है ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले हैं कस्टम्स में, जिसकी वजह से इंपोर्ट रिलीज टाइम जो है ये कम हो गया है। अब हुआ क्या है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद चीजें डायरेक्टली हमारे पास नहीं आ जाती, उसे रिलीज करने के लिए टाइम लगता है, कस्टम्स का क्लियरेंस लगता है, डिपेंडिंग कि कौन से मोड से आ रहा है। तो हमें देखने को मिला है कि इनलैंड कंटेनर डेपोर्ट्स जो है, मतलब अगर विद इन द कंट्री हो रहे हैं, तो इसका रिडक्शन हुआ है 47% से टू 71 आवर्स। रिडक्शन जो है हुआ है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस में बाय 28%, 44 आवर्स तक आ गया है। एंड सी पोर्ट्स जो है रिडक्शन हुआ है बाय 27% टू 85 आवर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब गाइस ये इकोनॉमी पहले कैसी थी और अब कैसी है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 2014 में ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट के ऊपर आ गई थी कि कैसे हम इकोनॉमी को और सुधार सकते हैं और गवर्नेंस सिस्टम इन ऑर्डर में लेके आ सकते हैं। तो उस वक्त कुछ चीजें नीड ऑफ द आवर थी, जैसे कि हमें इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना है एंड सपोर्ट बिल्ड करना है, ताकि हम जो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं उससे लोगों का बेनिफिट हो और लोगों को एक होप मिले। तो गवर्नमेंट जो है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ आई, दैट इज नेशन फर्स्ट, और इसमें सक्सीड भी हुई है। एंड इट इज, अगर हम बात करें तो हम अप्रोप्रिएटली बोल सकते हैं कि जब हम 2014 और अभी 2024 की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। तो गवर्नमेंट जो है व्हाइट पेपर ले करने वाली है ऑन द टेबल। अब ये व्हाइट पेपर होगा क्या, कि 2014 से लेकर 2024 तक हमने क्या क्या चीजें इंप्रूव करी है और हम लेसन्स क्या क्या सीखे फ्रॉम द मिसमैनेजमेंट ऑफ दोज ईयर्स। ये सारी बातें जो है हम लोग इस व्हाइट पेपर ऑन द टेबल ऑफ द हाउस पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसकी अनाउंसमेंट जो है निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट के एंडिंग क्लोजर में जो है वो किया था। सो दैट्स इट गाइस, ये हाइलाइट्स है बजट के। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब लास्ट जो चीज हम देख लेते हैं वो है बजट एस्टिमेट्स क्या दिए गए हैं 24-25 के लिए। एस्टिमेट्स का मतलब अनुमान है, ठीक है। तो टोटल रिसीट्स जो है अदर देन बोरोइंग एंड टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है यहाँ पे 30.80 करोड़ रुपीस। एंड टोटल अगर सबको मिला के देखे तो रुपीज 47.66 लाख करोड़ रुपीस। टैक्स रिसीप्ट एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होंगे, 26.2 लाख करोड़ रुपीस होंगे। एंड जो स्कीम ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर हम दे रहे हैं स्टेट्स को, ये कंटिन्यू होगी, जिसका आउटले है 1.3 लाख करोड़ रुपीस। फिस्कल डेफिसिट हम एस्टिमेट कर रहे हैं टू बी 5.1%। ये एस्टिमेटेड है, फिक्स नहीं है। एस्टिमेटेड है टू बी 5.1% ऑफ द जीडीपी। एंड ग्रॉस एंड नेट मार्केट बोरोइंग्स जो है dated due to securities during 24-25 estimated है
rupees 14.13 and 11.75 lakh crore rupees respectively। तो ये कुछ हमारे बजट 2024 के क्या है की एस्टिमेट्स है। सो ये था इंटरिम बजट 2024। रिमेंबर गाइस, ये एनुअल बजट नहीं है बिकॉज इस साल हमारे देश में इलेक्शंस है। तो जैसे ही नई सरकार फिर इलेक्ट होगी, फिर उसके बाद वो आगे चल के एनुअल बजट जो है वो लेके आएगी। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। बी एडुकेयर एक कोचिंग क्लासेस है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। हम आपको कोचिंग जो प्रोवाइड करते हैं वो है लॉ एंट्रेंस एग्जाम, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम एंड बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की। तो हमारे कोचिंग सेंटर्स जो है ये घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इन एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आप जो है हमारे ब्रांचेस विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स, टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिकली फॉर लॉ, MBA, CUET and BBA entrance exam. So for more information, do contact us and do like this video and share this video with your friends as well.